अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नफ्सियाती दबिस्तानी तनकीद। देखेंगे इस दुनिया में जितने भी अलूम पाए जाते हैं वो सब नफ़ा बख्श, कारआमद और लायके तहसीन हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इल्म ख्वाह किसी भी किस्म का हो, किसी भी तरह का हो, इंसान को तारीकियों से निकाल कर रोशनियों की तरफ लाता है और उसे जहालत की दुनिया से निकाल कर शऊर, बसीरत, आगही, ये लफ्ज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आगहनी, आगही और फहम व तदब्बुर की दुनिया में ले आता है। मतलब इल्म जो है वो इंसान को सोचने पर, इदराक करने पर, किसी चीज़ की गहराई में जानने के लिए उकसाता है। इन तमाम अलूम में एक इल्म सबसे मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत का हामिल है, जिसका ताल्लुक़ इंसानी रवैयों, फ़िक्र नज़र, सोच, इरादों और ज़बून से है। इस इल्म का बराह रास्त ताल्लुक़ इंसानी जहन से आता है। ये इंसानी जहन की पेचीदगियों से बहस करता है और मुख्तलिफ लफ्ज़ों में, और अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो इंसानी जहन जो है ही का मुतालिया है, जिसे हम नफ्सियात का इल्म यानी कि साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया। इल्म नफ्सियात की जो है तारीफ़ वो की है कि इस इल्म में जो है इंसान के ज़हनी अफकार और मादी किरदार का जायज़ा लिया जाता है, उसे इल्म नफ्सियात कहते हैं। इल्म नफ्सियात में ये जानने की कोशिश की जाती है कि फ़र्द के जहन में जो है वो ज़हनी अफकार और मादी किरदार क्या हैं और ये मुआशरे से किस हद तक मुतासिर हैं, और मुआशरे को, ये देखिए ये लफ्ज़ भी गलत लिखा है, मुआशरे, ये मुआशरे को किस कदर मुतासिर करते हैं। यानी ये इल्म इंसान के फ़िक्र ख़याल, रवैयों और अफराद के बाहमी ताल्लुक़ का जायज़ा लेता है। गोया नफ्सियात का दायरा इतना वसी है कि हम देखते हैं कि ये है मर्द और मुआशरे के बाहमी ताल्लुक़ और फ़र्द के अमाल और अफ़ाल का मुकम्मल जायज़ा लेता है। इब्तिदा में यूनानियों ने उसे अलहदा इल्म करार देने के बजाय इल्म फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी की एक शाख ही के तौर पर अपनाया, मगर असर जदीद ने इसकी एक अलग, जुदागाना और मुसल्लिमा हकीकत के तौर पर तस्लीम की, और गालिबन इसी सबब से इस इल्म ने जो है कलील अरसा में बेपनाह तरक्की हासिल की। और जिस तरह दौरे जदीद के दीगर रूम ने अपनी माहियत और नफ्स मज़मून के बायस अदब को मुतासिर किया, इस तरह नफ्सियात ने भी जो है अदब में अपने असरात दाखिल किए। मतलब इल्म नफ्सियात जो है वो एक अलग इल्म है। यूनानियों ने इसे एक अलग इल्म के तौर पर रोशनास कराया, और क्या कहते हैं, इस तरह नफ्सियात ने भी अपने असरात दाखिल किए और उसके मुख्तलिफ शोबों में असर पजीरी दिखाई दी। इसका नतीजा ये निकाला गया कि तनकीद पर भी नफ्सियात ने अपने नकूश छोड़े। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तनकीद पर भी नफ्सियात ने अपने नकूश छोड़े हैं और काफ़ी हद तक उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। मतलब तनकीद का नफ्सियात में भी अमल दखल है। चुनाचे एक मुकम्मल नफ्सियाती दबिस्तान वजूद में आ गया। जदीद नफ्सियात में अगर हम देखें तो फ्राइड का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसने तहलील नफ्सी का मतलब कैथारसिस का नज़रिया पेश किया और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। फ्राइड ने लाशऊर के नज़रिए को बाकायदा इल्मी शक्ल में पेश किया और इस नज़रिए ने तहलील नफ्सी का नज़रिया जन्म दिया। फ्राइड का ख्याल है कि इंसानी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा लाशऊर के तहत है, और बहुत से जो है वो कहता है कि बहुत से ज़हनी जो है अमराज के सबब जो है गुज़िश्ता तजर्बात में मुज़म्मिर है। चनाते किसी शख्स के किरदार को जो है समझने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी शख्स के किरदार को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके शऊरी और गुज़िश्ता तजर्बात को दरियाफ़्त किया जाए, क्योंकि जिन तजर्बात के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जो है इसके शऊरी और गुज़िश्ता तजर्बात को जो है वो दबा देते हैं और लाशऊर में मौजूद रहते हैं, मुसलसल इंसान के किरदार को जो है वो मुतासिर करते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि ये सूरत इंसान के ज़हनी खलल की सूरत में नमूदार होती है। ठीक हो गया। तहलील नफ्सी का इतलाक हर फ़र्द पर होता है, ख़्वाह वो अपनी ज़हनी तरह पर जो है वो सेहतमंद हो या वो अलील हो, मतलब बीमार हो। तहलील नफ्सी के ज़माने की फ़िक्री फ़िज़ा पर गहरे असरात मुरतब किए और अदब को भी मुतासिर किया।
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سگمنڈ فرائڈ کا شعور اور لاشعور کا نظریہ کافی مشہور ہے. اس کے نزدیک انسانی جو ذہن ہے وہ مثال دیتا ہے انسانی ذہن کی سمندر میں تیرنے والے برف کے اس تودے کی سی ہے. مطلب وہ یہاں پہ مثال دے رہا ہے انسانی ذہن کی مثال سمندر میں تیرنے والے برف کے اس تودے کی سی ہے جس کا تھوڑا حصہ پانی کی سطح کے اوپر اور زیادہ حصہ پانی میں ہو. اچھا، وہ پانی کی سطح سے اوپر والے حصے کو شعور اور جو حصہ پانی کے اندر رہ گیا ہے وہ مثال کے طور پر جب وہ دے رہا ہے تو جو حصہ پانی کے اندر رہ گیا اور باقی حصے کو وہ لاشعور کا نام دیتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ شعور کی گہرائی کا اندازہ جو ہے کرنا بہت آسان ہے کیونکہ اس کی کائنات بہت محدود ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے برعکس لاشعور کی اتھاہ گہرائیوں کا اندازہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے. وہ لاشعور کو اہمیت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک ہم لاشعور اس میں مبینہ خواہشات کا سراغ نہ لگا لیں، اس کا کہنا ہے کہ مطلب جب ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے، اس کے شعور کا اندازہ، اس کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے، جب تک اس کی لاشعور اور مبینہ خواہشات کا سراغ نہیں لگا سکیں گے، ہم انسانی کردار کو جو ہے وہ بخوبی نہیں سمجھ سکتے. اس کے خیال میں انسان کی نفسی زندگی کا تمام انحصار لاشعور پر ہے. اس کے خیال میں لاشعور کے بھی کچھ لازمی محرکات ہوتے ہیں. ان لازمی محرکات کو اس نے ناآسودہ تمناؤں کا نام دیا ہے. مطلب کہ جو تمنا وشز وغیرہ وہ پوری نہ ہوئی، وہ اس نے ان کو ناآسودہ تمناؤں کا نام دیا ہے. ناآسودہ تمنائیں ادھوری خواہشوں کے جو ہے وہ شعوری جو ہے ان ناآسودہ تمناؤں یا ادھوری خواہشوں کے شعور اور لاشعوری سطح پر تصادم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تصادم یا ٹکراؤ کے نتیجے میں جب خواہشات پوری نہیں ہوتی تو انسان کے ذہن میں جو ہے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں آ گھیرتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے. اگرچہ تحلیل نفسی تنقید کے لیے وجود میں نہیں آئی، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ تحلیل نفسی کا مقصد محض مطب اور ہسپتال سے ہی نہیں بلکہ صحت مند ذہنوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور غیر معتدل اور ناہموار ذہنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے تحلیل نفسی کا عمل دخل ہو گیا کہ وہ اور ادب میں بھی اس سے جو ہے ادب بھی اس کے ساتھ اس سے نہیں بچ پایا. چنانچہ کچھ لوگوں نے اسے تمام تنقیدی مسائل کا حل سمجھ لیا. آج ہم نے جو ہے ہم نے پڑھا ہے نفسیاتی دبستان جو ہے اس کی تنقید. یہ کافی لمبا سوال ہے تو ہم اس کو 2 پارٹ میں کر لیتے ہیں. آپ اسے صحیح طرح سے یاد کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ سمجھاؤں گی. تھینکس فار واچنگ.